माँ का बलिदान। विकास बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निकले। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उनकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सब काम खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विकास के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विकास की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विकास की पत्नी काव्या ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों का मजाक उड़वाती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विकास बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था और उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता था। रात को विकास की पत्नी ने कहा। देखो जी, आप कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विकास को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विकास बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा। विकास, बहुत दिन हो गए हैं, मैं गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विकास ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। काव्या को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विकास जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त वह बहुत दुखी था। उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेइज्जती पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विकास बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद अब वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आसपास बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विकास के चाचा जी आ रहे थे। रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर उनका उत्साह से स्वागत किया। क्यों विकास, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, काव्या ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। रमेश ने विकास की ओर देखा। विकास ने अपनी आंखें झुका ली। रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए,
उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत हालत उनकी कल्पना से परे थी। वहाँ विकास, बेटा तूने तो नाम उजागर कर दिया अपनी माँ की हालत देखकर, तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। रमेश ने विकास को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं भैया, विकास का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? रमेश ने काव्या की ओर व्यंग से देखा। काव्या निरुत्तर होकर विकास को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संबंधों की संघर्षों की देन है। और बेटा विकास, तुम्हें शायद मालूम ना हो, बचपन में जब तुम 1 साल के थे, छत से गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या आ गई थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। काव्य बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। रमेश ने सरस्वती से कहा। विकास को तो काटो तो खून नहीं था। रमेश, जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विकास को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के चरणों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी, कोई और नहीं। विकास ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। काव्य को तो बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने काव्या की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विकास को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। काव्या और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।